सभी छात्रों को नमस्कार। सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं अध्याय 9वां नागरिक शास्त्र का अध्याय जन सुविधाएं भाग 2 के बारे में हम देखेंगे। जैसा हमने भाग 1 में जो जन सुविधाओं के अंदर चेन्नई शहर के बारे में अलग अलग 4 स्थानों के बारे में देखा, वहाँ पर पानी की सुविधा लोगों को किस तरह मिल रही है। जैसा हमने अन्ना नगर जहाँ राम गोपाल रहते हैं वहाँ 24 घंटे पानी मिलता है। मैलापुर जहाँ सुब्रमण्यम रहते हैं वहाँ 2 दिन के बाद पानी आता है। जैसा मणिपाक्कम जहाँ पर शिवा रहता है वहाँ 4 दिन के बाद पानी आता है। और जहाँ पद्मा रहती है वहाँ 20 मिनट के लिए पानी बोरवेल से आता है। तो इस तरह हमको लोगों को जो पानी मिलता है उसमें असमानता दिखाई देती है। अब यह जन सुविधाओं का अभाव क्यों होता है, उसमें सरकार की जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में हम इस भाग में देखेंगे। अब यह पब्लिक फैसिलिटी जो सरकार के ज़रिए हमें मिलती है, जैसा पीने का पानी है या बिजली है या स्वास्थ्य है या परिवहन की सुविधा है, तो ये सरकार के ज़रिए हमको ये सुविधा मिलती है। इसके अलावा आप और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसा रोड, हेल्थ केयर, पानी, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, पार्क, मार्केट, शिक्षा या एजुकेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह ये जन सुविधा है सरकार के द्वारा हमें मिलती है और उसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब ये जन सुविधाओं के बारे में यदि हम देखते हैं तो पानी की कुछ अन्य सुविधाएं भी है जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि पानी ये जीवन का अधिकार, जैसा ये जीवन के अधिकार के साथ पानी को जोड़ा गया है। बिजली, सार्वजनिक सड़क, परिवहन, विद्यालय और कॉलेज अनिवार्य चीजें हैं और इन्हें हम जन सुविधाओं के नाम से जानते हैं। इस तरह की और अन्य भी जो जन सुविधा है, जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर आपने देखा, तो ये जन सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया की जाती है और उसका फायदा जो जनता है, पब्लिक है, लेती है। किसी जन सुविधाओं को एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि एक बार निर्माण होने के बाद उसका बहुत सारे लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसा अभी आप देखिए, आप नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यहाँ स्कूल जो बनाया गया था या जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। जैसा कि मेस बनाई गई है, स्कूल बिल्डिंग है, आपका एमपी हॉल है, तो ये आपको पब्लिक ये फैसिलिटी छात्रों को दी गई है और उसमें ऐसे कई सारे छात्र आए, यहाँ पर पढ़ के गए और इसी तरह और भी पढ़कर जाएंगे। तो ये जन सुविधाओं का या पब्लिक फैसिलिटी का बच्चे फायदे लेते हैं। जैसा कि सड़क है, यदि सड़क बनती है सरकार के द्वारा तो उसका फायदा हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आसानी होती है, सामान पहुंचाने के लिए आसानी होती है। तो ये इसका फायदा सभी लोग लेते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है, जैसा कि मैंने उदाहरण आपको नवोदय विद्यालय का दिया। जन सुविधाओं के जनता को फायदे क्या है? इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों को फायदेमंद बनाती है। जैसा आपके गांव में यदि बिजली आती है तो उस पर किसानों के खेती के लिए जो सिंचाई के लिए पंप सेट आप चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर चला सकते हैं। जैसा छोटा मोटा वर्कशॉप, जैसा आप वेल्डिंग का दुकान है या फिर आपका कोई दूसरा दुकान है या आपका कंप्यूटर का जो दुकान है जो आपका इलेक्ट्रिक के ऊपर चलता है, तो कई सारे काम आपके जो इलेक्ट्रिक के ऊपर चलने वाले हैं उससे कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसा विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है, बच्चों को जैसा रात के समय उनको पढ़ना चाहते हैं और यदि आपके घर में बिजली है तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को बिजली का, रोड का, बैंकिंग का या अन्य तरह के जो पब्लिक फैसिलिटी है उसका फायदा होता है। जैसा कि आप देखेंगे ये गांव का ये स्कूल दिखाया गया है, यहाँ बिल्डिंग
बनाई गई है और उसमें कई सारे बच्चे पहले भी पढ़कर गए होंगे और आज भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह जन सुविधा सरकार के जरिए मिलती है तो उसका फायदा समाज के सभी लोगों को होता है। अब ये सरकार की भूमिका इस बारे में क्या है? चूंकि इस जन सुविधा इतनी महत्वपूर्ण है इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। अभी आप देखिए इस समय आपका कोविड-19 जैसी बीमारी चल रही है और उसमें आपकी पब्लिक फैसिलिटी जैसा कि ट्रेन, रेलवे, हवाई जहाज जो यातायात के साधन है इस समय आपके बंद है। उससे लोगों को कितनी सारी तकलीफें हो रही है। यदि किसी को अपने रिश्तेदार को मिलना है, कोई बीमार आदमी है, तो ऐसे समय पर एक उसको अपनी पर्सनल व्हीकल हायर करनी होगी या एक दूसरे अन्य किसी मोटरसाइकिल हो या अन्य किसी साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। वो स्थान नज़दीक यदि है लेकिन बहुत दूर दराज का स्थान है तो उनको फिर जाना मुश्किल होता है। तो ये इस तरह की जो पब्लिक फैसिलिटी हमारे जीवन में उसका काफ़ी महत्व है। जैसा कि एक जिम्मेदारी ये सरकार के ऊपर आती है और सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में से एक यह है कि सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटी लोगों को मिलेगी, जैसा हमने परिवहन के साधन देखा, बैंकिंग देखा, पोस्ट ऑफिस, पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, ये जितनी जैसा कि आपके गांव बहुत तालुके के स्थान से दूर है और आपके गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और वहाँ एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्सेस और ये सब कुछ वहाँ आपको उपलब्ध होता है, तो उससे लोगों को ये फायदा होगा कि आपको शहर तक जाने की आवश्यकता नहीं, आपकी आवश्यकता गांव में ही पूरी होगी। तो जो लोगों को पहला काफ़ी परेशानी होती थी वो आपकी खत्म होगी। जैसा कि अभी हम इस बात को समझे कि जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। अभी आप जैसा देखते हैं कि अपने मुनाफे के लिए, जैसा कि 7वीं क्लास के अंदर अपने बाजार में कमीज इस अध्याय को आपने देखा। अब उसमें जो प्राइवेट कंपनियां होती है ये अधिक मुनाफा कमाते, उसका उदाहरण आपको याद होगा। जैसा कि उसमें उन्होंने कमीज के व्यवसाय ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज 200 रुपये में प्रति कमीज के हिसाब से उन्होंने खरीदी। फिर उसने 300 रुपये उसको संचार माध्यम या विज्ञापन के ऊपर खर्चा किया और इसके बाद लगभग प्रति कमीज 100 रुपये उसने स्टोर रखने और प्रदर्शन के लिए उसने खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज में 600 रुपये की लागत पड़ी, जबकि वह उसे 1200 रुपये में बेचता। इसका मतलब उसका 600 रुपये मुनाफा मिलता है। लेकिन क्या ये मुनाफा सभी को समान रूप से मिलता है क्या? तो उसका उत्तर नहीं। जैसा कि मजदूरी का भुगतान जो है तो कपड़े की जांच के लिए, इस्त्री के लिए, दर्जी के लिए, धागे लगाने वाले, तो इन सभी को समान रूप से उसका फायदा नहीं होता है। ज़्यादातर जन सुविधा में मुनाफे की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसा कि नालियों को साफ करने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है, और जिसके कारण कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में अपनी दिलचस्पी नहीं लेगी, तो यह काम सरकार को ही करना पड़ेगा। जैसा आप देखिए उसमें भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। मतलब यह कंपलसरी एजुकेशन है और हर बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में आना ही है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उनको उपलब्ध हो या मिले। लेकिन शिक्षा के पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं शोधार्थियों के निष्कर्ष से यह तथ्य सामने आए कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। जैसा कि आपके पब्लिक स्कूल है, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल है, यहाँ पर काफ़ी मोटी फीस देनी पड़ती है और ये एक सामान्य आदमी, इंसान या सामान्य व्यक्ति ये अफोर्ड नहीं कर पाता है और इसलिए अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को वहाँ भेज नहीं सकता। तो इस तरह ये समस्या थोड़ी है। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है।
पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन के लिए सरकार ने इस तरह की योजना बनाती है और छोटे बच्चों को वह खुराक देती है जिससे वो पोलियो मुक्त हो जाए। अभी आप यह देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में स्कूल के प्रांगण में हाथ दिख रहे हैं, या छोटे बच्चे को ये जो पोलियो का डोज दे रहे हैं। तो इस तरह ये जन सुविधाओं के अंदर आता है। निजी कंपनियां और जन सुविधाएं क्या है? स्कूल और अस्पताल जैसे कुछ जन सुविधा में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। जैसा कि आज भी आप लोग देखते हैं, निजी स्कूल है, निजी अस्पताल है, और वह अपनी पहली लागत लगाते हैं और उसके बाद उनको उससे पैसा मिलता है। अगर आप शहर में रहते हो तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। अक्सर आप लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो उस समय हम किसी होटल में खाना खाते हैं तो पानी हमको लगता है कि वो खराब पानी है, उससे बीमार होने से पानी की हम 15-20 रुपए की बोतल लेते हैं। तो ये निजी कंपनियों ने लगे हुए जो पैसा है, जो मशीनरी लगी हुई है, उसका उनको उससे पानी जो है वो बेचते हैं, उससे उनको फायदा होता है। शहरों में आपने देखा होगा जहाँ पानी की कमी है वहाँ टैंकर लगाया जाता है और जो टैंकर मालिक है उसको उसका पैसा मिलता है। ऐसी स्थिति में निजी कंपनियां जन सुविधा तो मुहैया कराती है, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि सभी लोग उसका खर्चा नहीं उठा पाते। मतलब जो अमीर लोग हैं, जिनके पास आय का साधन है, पैसे है, ऐसे लोग जैसा कि बोतल में पानी लेता है, जैसा कि हमने शिवा का उदाहरण देखा, तो इसी तरह जिनके पास पैसा है ये लोग इस तरह की सुविधा ले सकते हैं। जैसा पद्मा जैसे लोग, इनको 20 मिनट के पानी आता है लेकिन वो टैंकर नहीं खरीद पाते हैं। जैसा शिवा जैसा 4 दिन के बाद पानी आता है तो वो अपनी पानी की बोतल हर दिन मतलब पीने के लिए वो मंगाते हैं। तो जिनके पास पैसा है तो वो लोग ये सुविधाएं उसका फ़ायदा उठाते हैं, और जिनके पास नहीं है तो उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। मतलब सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को पीने के लिए पानी की आवश्यकता है लेकिन वो महंगे दरों पर है, तो उसको आम आदमी उसको खरीदने में सक्षम नहीं है। जितना खर्च करोगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधा पाएंगे। जैसा कि आपके पास यदि पैसा है तो आप 4 व्हीलर गाड़ी से प्रवास करेंगे, जिनके पास नहीं है वह सरकारी बसेस से प्रवास करेंगे, और ज़्यादा उनकी आय है तो हवाई जहाज से प्रवास करेंगे। मतलब लोगों की आय के अनुसार वो खर्चा करते हैं और उसके मुताबिक उनको सुविधा मिलती है। यदि सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा ये होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। जैसा कि हमने देखा, आपके यहाँ पानी की सुविधा नहीं है और प्राइवेट कंपनी या मालिक के द्वारा आपको टैंकर से जो है पानी आता है, तो उसको महीने में उसको 500-600 हज़ार रुपये उसका खर्चा होता है, उतना पैसा वो नहीं दे पाता है। या फिर शुद्ध पेयजल के रूप में उसको डेली एक शुद्ध पेयजल की बोतल लेनी है, बड़ी जार लेना है, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। इसका मतलब वो सम्मानजनक सुविधाओं के एवज में खर्चा करने की उचित क्षमता नहीं है, तो सम्मानजनक जीवन जीने से वह वंचित रह पाएगा। तो ये अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि सुविधा यह सभी लोगों को समान रूप से मिलनी चाहिए। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। जैसा रोटी, कपड़ा, मकान, ये मनुष्य की आवश्यक मूलभूत ये ज़रूरतें हैं, और ये पानी है, ये भी मूलभूत सुविधाओं के अंदर आती है। पानी के बगैर हम नहीं रह सकते। किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो सके। अब ये लोगों के लिए ये आधुनिक समाज में सुविधा, आपको जैसा आप पैसा खर्चा करते हैं और उसके मुताबिक आपको सुविधा मिलती है, और आपके पास यदि पैसा नहीं है तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी। जैसा किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर होती है, क्योंकि निजी कंपनी इस तरह की जन सुविधाएं
आपको कम पैसे में वह नहीं देते और इसलिए ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर जाती है। अभी आप देखिए सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा कि आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। हर साल आपका बजट पेश होता है। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा जनता को देती है और इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है कि उन्होंने किन किन मदों पर पैसा खर्चा किया और अगले साल के लिए किन मदों पर कैसा पैसा सरकार खर्चा करेगी। उसकी योजना लोकसभा में जो संसद सदस्य है उनके सामने अप्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने ये बातें आती है। बजट में सरकार को इस बात को अभी ऐलान करना पड़ता है कि इस अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाए। जैसा अपना एक छोटा सा परिवार होता है कि हमको पैसा इस महीने में इस साल में कौन कौन कहाँ से पैसा आएगा, उसके ऊपर निर्भर होता है कि वो पैसा वो कैसा कैसा खर्चा करेगा। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जो हम लोग टैक्स सरकार को देते हैं, हम जितना ज़्यादा टैक्स देंगे सरकार उतनी ज़्यादा जन सुविधाएं पब्लिक के लिए देगी। अब यदि टैक्स चोरी करेंगे तो सरकार आपको ज़्यादा सुविधाएं नहीं दे पाएगी। इसलिए हमने टैक्स देना चाहिए। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार का पूरा अधिकार होता है। जैसा कि पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिरी में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर सरकार को खर्च करना पड़ता है। अब ये पैसा सरकार को कहाँ से आएगा? तो सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी के ऊपर जैसा टैक्स या कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना निश्चित मात्रा में पानी का खर्चा उठा सके। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि जब सरकार हमें जन सुविधाएं कम पैसे के अंदर दे रही है तो हमने उसका सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। जैसा पानी बेकार में आपका नल चल रहा है उसको आपने बंद करना चाहिए। कई जगह पर अक्सर आप ये चित्र देखते हैं कि लोग बीच बीच में पाइपलाइन को तोड़ते हैं, तो ये ठीक नहीं है। उससे हमारा पानी बेकार हो जाता है और जो बाकी लोग हैं शहर के उनको पानी नहीं मिलता है। जैसा केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, अब जो धन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना धन जो पैसा उनके पास इकट्ठा आता है वो कहाँ पर कैसा कैसा खर्चा करती है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसा कि अभी आप देखिए ये ब्याज पर जो खर्चा होता है हमारा लगभग 19% खर्चा होता है। जैसा कि आपका ये देखिए ब्याज पर रक्षा हमारे देश की सुरक्षा पर पैसा खर्चा होता है 11%। अब ये सब्सिडी पर जो पैसा खर्चा होता है, जैसा कि आपको मालूम है गैस के ऊपर भी हमको पहले सब्सिडी मिलती थी, आज भी मिल रही है, तो गैस के ऊपर सब्सिडी 9%। जैसा कि उसमें भी आपका जो एक स्टार आप यहाँ देख सकते हैं या आर्थिक सेवा वो आर्थिक सेवाओं के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 9% आपका उसमें वो खर्च करती है। उसमें कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस पर पैसा खर्चा करती है। अब दूसरा जो है सामाजिक सेवाओं के अंदर, अब सामाजिक सेवाओं के अंदर लगभग आप देखिए 15% खर्चा करती है। तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और इत्यादि पर, जैसा कि हरे कलर में आप देखिए उसमें आपका लगभग 29%, 28% के मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों के केंद्रीय करों में हिस्सेदारी जो है के लिए अनुदान की जो सहायता होती है, यहाँ पर आप देखिए राज्य इस धन का उपयोग कुछ सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए पुलिस जो हमारे देश के अंदर लोगों की रक्षा करने के लिए होती है उस पर 2%। अब यहाँ पर आप देखेंगे अन्य के लिए पर्यावरण, वन, भूविज्ञान मामलों, योजना इत्यादि के लिए जो पैसा खर्चा करती है तो ये आपका होता है लगभग ये 9% के आसपास है। तो अभी आप देखिए ये आंकड़ेवारी जो हमारे पास है
10 और 11 की है। अभी हमारे पास दूसरी जो ताज़ी आंकड़ेवारी भी है 2017 और 18 की आंकड़ेवारी आप यदि देखते हैं, उसमें जैसा कि अन्य पर 13 पैसा, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर 10 पैसा, केंद्रीय आयोजन पर 11 पैसा, ब्याज जो दिया जाता है 18 पैसा, इसके अलावा रक्षा पर 9 पैसे, आर्थिक सहायता 10 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अवतरण के लिए 5 पैसे, और करों और शुल्कों के लिए उस पर जो पैसा खर्चा किया जाता है वो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा लगभग 24% के आसपास जाता है। तो यह अपनी 2017-18 की आंकड़ेवारी है। अभी आप देखिए, जैसा कि हमने देखा तुमने एक चित्र कथा है, सदापेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी, सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी, पता नहीं रात में वहाँ क्या हालत होगी। अब यह सदापेट में जहाँ पर पद्मा रहती है 20 मिनट के लिए पानी आता है और वहाँ पर 2-3 बकेट जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको पानी मिलता है। अभी वहाँ की हालत काफ़ी ख़राब है, रोड भी ख़राब है। कुमार, अभी आप देख सकते अमू और कुमार को देखिए, ये अमू है ये कुमार है। कुमार कह रहा है किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगे। अमू कह रही है झुग्गी बस्तियां ऐसी क्यों होती है, क्या वहाँ जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। तो झुग्गी बस्तियों में भी वो भी नागरिक है देश के, उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुमार, मेरे ख्याल में जन सुविधा उन लोगों के लिए होती जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं, वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं। तो ये कुमार को लगता है कि जो लोग सरकार को टैक्स देते हैं ज़्यादा, ऐसे लोगों को ही सुविधा मिलती है या जिनके घर ठीक ठाक है। अमू कह रही है सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही पानी नहीं बल्कि सभी को जन सुविधाएं मुहैया कराए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं है, उनकी भी तो कुछ अधिकार है। तो ये अमू कह रही है कुमार को कि केवल जिनके बस्तियां अच्छी है या जो टैक्स देते हैं ज़्यादा, ऐसे लोगों को इस तरह की सुविधा मुहैया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, वो भी इस देश के नागरिक है और उनका भी अधिकार है, उनको भी इस तरह के सड़क या बिजली या पानी या स्वास्थ्य, ये सभी जन सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। और कुमार कह रहा है गुस्से में, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। अमू, चाहे जो हो उसे रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों में जिंदगी कैसी होगी। आप ये कल्पना करिए कि आप जा रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, वहाँ आपको पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, गंदी नालियाँ हैं, और ऐसे जगह पर रहना ये ठीक है तो नहीं है, क्योंकि उसके बगैर ये सुविधा यदि आपको नहीं मिलती है तो आपकी जिंदगी वहाँ बड़ी कठिन होगी। कुमार, अरे अमू, हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। जैसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ये बहुत सारी जो सुविधा है वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, वो जीवन का अधिकार है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना न हो, ताकि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन वह जी सके। मतलब चाहे वो अमीर हो वो भी इंसान है, गरीब हो वो भी इंसान है, चाहे बड़े बंगले या बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग या एक सामान्य आदमी, दोनों भी इस देश के नागरिक है और सभी को सम्मान मिलना चाहिए और सभी को यह पब्लिक फैसिलिटी या जन सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। अभी आप देखिए जन सुविधा क्या होती है। जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए। जैसा कि जन सुविधा हमने देखा, बैंकिंग है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, स्वास्थ्य है, बिजली है, सड़क है, पानी है, ये सभी जन सुविधाएं जनता के लिए आवश्यक होती है और ये सरकार के ही द्वारा देनी चाहिए, क्योंकि निजी व्यक्ति या निजी कंपनियां इस तरह की जन सुविधाएं लोगों को नहीं देगा, क्योंकि उसमें उसको अधिक मुनाफा नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको कैसा मलेरिया हो रहा है, हैजा हो रहा है, पेचिस हो रहा है या कोई और स्वास्थ्य जैसी गंभीर बीमारी हो रही, तो उसमें यदि वो दवाई मारता है
तो उससे वो पब्लिक से उनको क्या पैसा मिलेगा। जो प्राइवेट कंपनी है वह अधिक किसी उद्योग के लिए लागत लगाती है तो उससे उसको मुनाफा कमाने के लिए, जैसा कि हमने कमीज के कहानी कक्षा 7वीं में देखा, जैसा कि हमने टैंकर या बोतल बंद पानी जब हम ट्रैवलिंग करते प्रवास करते उस समय हम पानी खरीदते हैं तो उससे जहाँ उनको अधिक मुनाफा मिलता है वहाँ पर इस तरह की जन सुविधाएं ये निजी कंपनियां वो देती है, लेकिन आम आदमी लोग उसकी सुविधा मतलब सुविधा लेने में उतना उसके पास पैसा नहीं होता है। जैसा अभी प्राइवेट कंपनी आपकी हवाई जहाज की आ रही है और सरकारी कंपनी भी है, तो क्या सामान्य आदमी ये पब्लिक फैसिलिटी में इतनी महंगी सेवा वो ले सकता है? नहीं ले सकता, और उसमें भी प्राइवेट कंपनियां हैं। तो इसी तरह सरकार, जैसा अभी आपकी एसटी बसेस है, एसटी बसेस का टिकट आपका नॉर्मल टिकट है, लेकिन यदि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, अंतर बहुत दूर है, तो आप प्राइवेट गाड़ी करके आप यदि जाते हैं तो आपको और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और एक गरीब सामान्य आदमी वो इतना एफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जन सुविधाएं जैसा एसटी बसेस है तो उसमें कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी जहाँ उसको जाना है कम पैसे में जा सकता है। इसी तरह ट्रेन का भी है। तो ये जन सुविधा है। सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। जैसा आपको मालूम है आजकल कई जगह पर आप देख रहे होंगे नई नई सड़कें बन रही है। अब ये सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनी या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण को काम जो है दो निजी कंपनियों के हाथ में, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों को पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई असर न छोड़े। अभी आप देखिए सड़कें आजकल आपके प्राइवेट कंपनियां बना रही है, सरकार उनको ठेका देती है, लेकिन ये सुविधाएं लोगों को कम पैसे के अंदर मिलनी चाहिए। जैसा कि दिल्ली का उदाहरण है, वहाँ पर जो बिजली है प्राइवेट कंपनी को दी गई है, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि ये प्राइवेट कंपनियां ये पब्लिक से ज़्यादा यूनिट का रेट लगाकर उनसे पैसा तो वसूल नहीं कर रही ज़्यादा। तो ये सरकार ने उसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है और कम पैसे में लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जन सुविधा मिलनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए करवा सकती है? तो उसका कारण है सरकार निजी कंपनियों को ठेके पर देती है, उनसे काम करवा के लेती है। अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? तो पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? जैसा कि कोई अमीर आदमी है और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो जो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा सुविधाओं का तो उसके ऊपर ज़्यादा पैसा उसके ऊपर टैक्स या लगाना चाहिए उसके ऊपर। यदि कोई व्यक्ति कम इस्तेमाल करता है तो वो कम उसके ऊपर जो रेट है उसका बिल लगाना चाहिए। जैसा अभी आप अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो बिल कोई जो है ज़्यादा उसका इस्तेमाल करता है तो उसको ज़्यादा बिल आएगा और जो कम इस्तेमाल करता है तो उसको कम आएगा। वो इसलिए वो बीच बीच में अपनी लाइट पंखे बंद करेगा। जैसा जिस आदमी के पास एसी है तो इसका मतलब उसकी आमदनी अच्छी है और वो खर्च करने की क्षमता उसके पास है, लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी में एक सामान्य आदमी क्या अपने घर में एसी लगा सकता है? क्या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एक बल्ब या एक पंखा उसके घर में हो सकता है क्योंकि वो इतना एसी लगाने का एफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मतलब कोई व्यक्ति यदि जन सुविधा का अधिक ज़्यादा फायदा उठाता है तो उसको वो उसने पेड करना चाहिए। और यदि लेकिन एक जैसा सभी को बिल नहीं हो सकता। किसी वेतनभोगी कर्मचारी अपना व्यवसाय फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति को एक दुकानदार से बात करके आप पता लगाए कि लोग किस किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। अभी आपको मालूम है अभी आपका एक जीएसटी टैक्स आ गया है